तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आपको सबको पता है, बट एक पॉइंट होता है जो हम अक्सर मिस करते हैं इसमें, वो ये है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट पे लगता है एक्शन और रिएक्शन के वक्त। ठीक है, इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉटन ली मैंने और इसको पानी में भिगो लिया है ना। तो एक वेट कॉटन मैंने ले लिया है यहाँ पे। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये वेट कॉटन मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दी है और इसको मैंने क्या कर दिया, अब बंद कर दिया है। और ये इसको ऐसे हमने लटका रखा है कॉपर वायर की मदद से, ताकि एक्टिविटी को सही से समझा जा सके। अब ऑलमोस्ट ये टेस्ट ट्यूब स्टिल है। ठीक है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। जो भी होगा मूवमेंट वो इस एक्टिविटी के बाद होगा, या फिर इसमें जब ये बाहर निकलेगी तब होगा। ठीक है, अब देखो, हम वेट क्लॉथ को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या होगा, हीट एनर्जी देने पे क्या होगा, स्टीम प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, जिससे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने पे क्या होगा, ये यहाँ से इसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, और जो एग्जैक्टली होने भी वाला है। तो ये पूरा का पूरा जो भी हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को लटकाया हुआ था वो तो स्टिल था। इसका मतलब बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा, एक्सेप्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशन है। इसको हम एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो जो भी फोर्स था, प्रेशर अंदर बना, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। तो जो भी एक्शन रिएक्शन होनी थी वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुई। ठीक है, जो अंदर से स्टीम की वजह से प्रोड्यूस हुआ। अब जैसे ही वो रिएक्शन हुई, ठीक है, तो आपने देखा क्या हुआ होगा, यहाँ से जो इसकी कैप थी वो ऑब्वियसली अंदर प्रेशर था, तो वो उसको बाहर की तरफ धकेलने वाला था। ठीक है, अब एक फोर्स तो वो लगा जो उस पे लगा, बट अगर उसमें एक्शन हुई तो रिएक्शन किस पे हुई, टेस्ट ट्यूब पे हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब पीछे की तरफ गई। ठीक है, टेस्ट ट्यूब पीछे की तरफ क्यों गई, क्योंकि ये रिएक्शन वाला फोर्स था जो इक्वल था और अपोजिट था। यही तो तीसरा लॉ हमारा कहता है। और जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो फोर्स लगता है वो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। एक्शन जहाँ पे हो, इस पे एक फोर्स लगा, उसकी वजह से जो दूसरा फोर्स लगा टेस्ट ट्यूब पे वो रिएक्शन में लगा। तो यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स पे आपके फोर्स लगता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग जाएगा कि इस पे कुछ लगा ही नहीं, प्रेशर अंदर से सिर्फ टेस्ट ट्यूब की कैप पे लगा तो टेस्ट ट्यूब की कैप बाहर चली जाए और टेस्ट ट्यूब का कुछ ना हो। ऐसा नहीं होगा। जैसे ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कभी आपने सोचा हो, आप रोड पे अगर चल रहे हो तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैर रोड पे फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से आप आगे चल पा रहे हो। गलत है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लग रहा है सिर्फ आपका पैर ही जो है एक्शन में है, रिएक्शन में कुछ हो ही नहीं रहा है। गलत है, ऐसा बिल्कुल अपोजिट हो रहा है इसका। आपका पैर ऑब्वियस ऑफकोर्स उस पर फोर्स लगा रहा है रोड पे, बट जो रोड है वो भी आपको आगे की तरफ धकेल रही है। आप रोड को पीछे की तरफ धकेल रहे हो एक फोर्स से, जो रोड आपको आगे की तरफ को धकेलने में लगा रही है, और दोनों ही फोर्स क्या हैं, आपके बराबर हैं। अब उसमें हो क्या रहा है, बस ये डिफरेंस है कि आप आगे चल रहे हो, रोड तो कहीं नहीं जा रही। अब रोड कहीं क्यों नहीं जा रही, क्योंकि दूसरा लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, मास जिसका ज़्यादा होगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होगी। अब मास आपका रोड के कंपैरिजन में कितना है, बहुत थोड़ा सा है, तो इसलिए आप आगे जा रहे हो और रोड पीछे नहीं जा रही। बट यही सेम एक्टिविटी अगर आप नाव के ऊपर करो, नाव में से आप कूदो कभी आगे की तरफ, तो क्या होगा, नाव पीछे की तरफ चली जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे दूसरे फोर्सेस नहीं है जो नाव का फ्रिक्शन है वो भी कम हो गया है। तो जो नाव की जो मास है नाव का वो भी कंपैरेटिवली रोड से कम है, तो वहाँ पे नाव में भी मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो मैं आई होप मेरा पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्लियर हुआ होगा यहाँ पे।